कई बार मैं ये चीज़ें देखती हूँ कि बहुत सारे लोग होते हैं तुम्हारी एज में। जब मैं थी ना, बिल्कुल मैं, परिमल सर तो खैर दिमाग से बहुत ज़्यादा तेज़ हैं। वो थोड़ा ना एवरेज आदमियों से अलग दिमाग है उनका। और कई बार जैसे हम बैठे होते हैं टीचर्स के ग्रुप में, जैसे परिमल सर क्लास में होते हैं, हम डिस्कस कर रहे होते हैं। जैसे हम सब टीचर्स, चाहे मैं हूँ, सुनील सर हैं या नरेंद्र सर हैं या जितने टीचर्स हैं, हम सब लोग एवरेज ही थे। हम सबको यहाँ तक लाने में जो सबसे बड़ा योगदान दिया वो सच में परिमल सर ने दिया। और अभी 3-4 दिन पहले एक दिन गांव में ही बैठे हुए थे, तो परिमल सर की क्लास थी। मैं और सुनील सर जैसे बाहर टीचर्स बैठे होते हैं, बातचीत कर रहे थे। तो वैसी बात चलते चलते सब मैंने कहा सर भाई, ये प्लेटफॉर्म इतना बड़ा है कि यहाँ कोई भी कुछ भी कर सकता है अपने कैलिबर का इस्तेमाल। जैसे मैं कहीं भी टीचर, अगर मैं ICS में ना होती तो आज मेरी वैल्यू जो पर मंथ में कमा सकती थी मैक्सिमम, वो 2 लाख महीने के, इतना मैं कमा लेती, क्योंकि मैं गवर्नमेंट जॉब में थी। 1.25 लाख रुपए तक तो मेरी सैलरी हो जाती, और मैं ट्यूशंस पढ़ा के मतलब 2-2.5 लाख रुपए तक मैं कमा सकती थी। तो फिर सुनील सर ने भी कहा कि भाई मैं भी मैक्सिमम कितने कमा पाता कि भाई लाख रुपए तक मैं भी काम कर लेता। आज जो हमारी वैल्यू है ना, सोशल वैल्यू, उसका सबसे बड़ा कारण है हमारे पास, सब टीचर्स के पास एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म, हाँ, ICS जो है ना, ये सिर्फ हम नहीं चला रहे हैं, इसको चलाने में सबसे बड़ा जो दिमाग लगा हुआ है ना, वो परिमल सर का क्रिएटिव दिमाग है। जैसे ये बातचीत चल रही थी, मैं सुनील सर से कह रही, सर आपका बेटा भाई 10वीं क्लास के एग्जाम दे रहा है, आगे क्या करेगा? तो सर बता रहे थे भाई उसका ये प्लान है। अभी तो बहुत प्लान बदलते हैं, 10वीं में बच्चे का दिमाग एक जगह स्टेबल नहीं होता। कभी उसे लगता है बिजनेस करूंगा, कभी वो कहता है नहीं मैं विदेश जाऊंगा। तो वैसे ही बातचीत चल रही थी कि हर बच्चा पढ़ लिख के कामयाब नहीं होता। जो बच्चे जिंदगी में आगे बढ़ते हैं ना, वो लोग होते हैं जिनकी थिंकिंग इस तरह की होती है। इसे हम टीचिंग में कहते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। और फिर वैसी बातचीत चल पड़ी, तो हमने ये कई बार हम डिस्कस भी करते हैं कि परिमल सर हम सबसे बेहतर क्यों हैं, क्योंकि उनकी थिंकिंग डाइवर्जेंट है। जैसे इंटेलिजेंट तो कोई भी हो सकता है, मैं भी, तुम भी, एक एवरेज बच्चा भी जिसकी बुद्धि ऐसे चलती है ना, भाई हमारे टीचर्स ने, हमारे पेरेंट्स ने, सोसाइटी ने, सबने मिलके काम किया और हम बुद्धिमान बन गए, चाहे वो मैं ही हूँ। हम इस तरह के लोग हैं। क्रिएटिव लोग होते हैं जिनकी बुद्धि बाहर की तरफ दौड़ती है। तो जो आज ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, इतनी ब्रांचेस और इतनी सारी चीज़ें, तुम्हें क्या लगता है अपने आप चलता है? ये सब चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। जैसे मैं तो सिर्फ एक चेहरा हूँ जो पढ़ाती हूँ और चली जाती हूँ, मुझे इसके बाद का कुछ नहीं पता। ये सब चीज़ें परिमल सर करते हैं। तो एक अपने आप में ये मोटिवेशन है कि कैसे एक एवरेज से गाँव के घर से निकला हुआ लड़का, और कोई ऐसा माहौल नहीं, कोई MBA नहीं किया, कुछ नहीं किया, लेकिन किस तरह से अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है, कैसे क्या बेहतर हो सकता है, ये समझना बहुत बड़ी चीज है। और वो परिस्थितियां जिनमें से निकल के वो यहाँ तक पहुंचे, तो कई बार हम डिस्कस करते हैं, ये चीज मैटर करती है। इस चीज को सीखा करो कि किसी भी इंसान में तुरंत निर्णय लेने की क्षमता कैसे है। परिमल सर में ये बहुत बहुत बड़ी बात है, और ये एवरेज आम आदमी में होती नहीं है। जैसे किसी भी एवरेज को देखो, मुझसे ज़्यादा काबिल मेरी बड़ी सिस्टर हैं, आज वो भी बहुत रिच हैं, अच्छे घर में हैं, लेकिन उनकी अपनी आइडेंटिटी जो है वो 2-2.5 लाख रुपए तक कमाती हैं, बहुत बढ़िया जिंदगी जीती हैं। लेकिन मैं जो एक सोशल फेस मुझे बना दिया, इसमें सबसे बड़ा जो योगदान है वो परिमल सर का है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा समझने की है। आपके जीवन में नहीं, ये फैक्ट है, आपके जीवन में सबसे बड़ा योगदान होता है आपके लाइफ पार्टनर का। वो चाहे तो आपको 7वें आसमान पे पहुंचा दे, और अगर वो खराब हो तो वो आपको जहां आप है ना, वहां से इतना नीचे ले जाएगा कि आप कभी खुद एनालाइज करेंगे कि यार हम किस काबिल थे और हम क्या बन गए। तो अपने आप को काबिल बनाओ, अपने लाइफ पार्टनर को अपने साथ लेके चलना चाहिए, चाहे वो हस्बैंड के रूप में कहूँ या वाइफ के रूप में। एक दूसरे की पीछे नहीं खींचना चाहिए लाइफ को कि मेरी वजह से इसका जीवना कैसे नरक हो। कई बार इस तरह के लोग होते हैं ना। कल परसों परिमल सर ने वो एक मेरे पास ही भेजा, उन्होंने शायद फेसबुक पे भी डाला था, मैं फेसबुक पे हूँ नहीं, कि वो ब्राह्मण टाइप का कोई संत है, और वो कह रहा है कि पता नहीं कौन है वो कह रहा है कि भाई आप जो है बहुत दुखी इसलिए रहते हैं क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस है कि मेरी वाइफ मुझसे खुश हो सकती है, जो कि आज तक कभी किसी की वाइफ नहीं हुई। तो एक उसने ये बताया, वो मज़ेदार था सुनने में, उसका तरीका और बढ़िया था। तो ये बताने का औचित्य ये है कि परिमल सर से जब सीखो ना, तो ये सीखो उनको लाइफ के गुण बहुत ज़्यादा आते हैं। वो कामयाब इसलिए हैं क्योंकि उनको लाइफ की बहुत सारी चीज़ें बहुत करीब से देखी। बहुत यंग एज में पिताजी चल बसे, सारी फैमिली अनसेटल्ड थी, सबको सेटल किया, बहुत कुछ किया रिलेटिव्स के लिए, आज यहाँ जाके उस मुकाम पे पहुँचे हैं। देखो, बुराई करना बहुत आसान होता है, किसी भी आदमी की कहीं से भी बुराई निकाल लाओ, लेकिन उस आदमी ने वहाँ तक पहुँचने का क्या रास्ता अपनाया, उसने किस टाइम पे क्या डिसीजन सही लिया कि सारी चीज़ ठीक होती जाए। ये बाय लक नहीं होता। बाय लक हो सकता है आपके पास एक चीज़ अच्छी हो जाए, लेकिन अगर आप किसी काम में पिछले 10-15 साल से अपने जीवन के कीमती
साल दे रहे हैं और वो काम आप टॉप पे ले जा पा रहे हैं, इसका मतलब आपने सही टाइम पे सही डिसीजंस लेने की स्किल डेवलप कर ली। और वो परिमल सर से अच्छा कोई उदाहरण हो नहीं सकता। और मैं तो बहुत ब्लेस्ड हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मैं एक एवरेज, बिल्कुल एवरेज सी टीचर थी, और मैं अगर यहाँ पहुँची हूँ तो उसमें सबसे बड़ा योगदान परिमल सर का है, सबसे बड़ा। ठीक है, क्या था? मैथ्स में मार्क्स मेरे, मैं महाबुद्धू थी मैथ्स में, मैं आपको बताऊं। और इसका कारण मैं कई बार एनालाइज करती हूँ, मैं सब चीज़ों में बहुत अच्छी, मेरा सोशल, इंग्लिश, हिंदी सब कुछ परफेक्ट था। मैथ्स से मेरे डर का सबसे बड़ा कारण था, 5th क्लास में एक टीचर मिली थी, महेंद्रू मैम। उन्होंने ऐसा डर बैठाया, मतलब वो पता है कैसे मारती थी 5th क्लास के बच्चों को, अगर कोई काम ना करता उसको पकड़ के 2 बच्चों के सिर आपस में ऐसे, तो वो डर ऐसा बैठा कि बस मैथ्स आए ना आए काम करना है। तो 5th क्लास का बच्चा ना थोड़ा तेज हो जाता है, तो मैंने अपनी बड़ी सिस्टर की कॉपी में से, वो मुझसे 1 साल आगे थी, उसकी कॉपी संभाल के रखी 5th क्लास की, और सारे वीक देख के काम कर लिया। अब तुम सोचो, मुझे 5वीं का मैथ्स नहीं आया उस डर के कारण। फिर 6th में मिली एक खरे मैम, वो इतनी गुस्से वाली थी, उनसे सब डरते थे, वो भी बहुत पीटती थी, तो वो 5th का डर और पक गया 6th में। फिर 7th में खरे मैम थी, 8th में एक सोलंकी सर मिले, वो तो बहुत ही ज़्यादा मतलब इस तरह के थे, ध्यान ना देने वाले, को पढ़ रहा है पढ़ो ना। मैं खुद बताऊं, मैं मैथ्स की क्लास में कभी नहीं पढ़ी। मैं और मेरी एक फ्रेंड थी, बहुत अच्छे दोस्त थे हम, ज्योति नौटियाल, और हम दोनों इतना हंसते थे क्लास में। टीचर ने पढ़ाना शुरू किया नहीं और हम बिना बात ही हंसते जाते। कई बार हम अब ये बातें करके हंसते हैं कि हम कितने पागल थे। जब टीचर मैथ्स पढ़ाता था तो हम बोर्ड पे देखते भी नहीं थे। अब तुम सोचो, तुम देखोगे नहीं तो तुम्हें समझ कैसे आएगा। 8th मैंने बिल्कुल बिना बोर्ड पे देखे, नहीं साइंस में बहुत पढ़ी, इंग्लिश, हिंदी सब पढ़ा, मैथ्स में ये आ गया था कि मुझे आना नहीं है कभी भी। नीतू नाम की लड़की है मैम, डॉटर ऑफ मुकेश। अच्छा, उनको नीचे बुला रहे हैं। कोई नीतू है, डॉटर ऑफ मुकेश, उनके पिताजी आए होंगे या उनके घर से कोई आया होगा, वो चले जाएं। नीतू लड़की होगी, लड़का तो होगा नहीं, है ना। चलो जो भी है चले जाना। तो देखो मैथ्स का भय कैसी चीज होती है। अब छोड़ दो, नीतू जो भी हो चली जाएगी, तुम इधर देख लो, उसको मत देखो, अपने आप चली जाएगी। तो देखो मैथ्स का डर कैसी चीज है। 5th का वो डर 8th, 9th, 10th में कैरी ऑन रहा, और 10वीं में मैंने इस डर से कि कहीं मैं लुढ़क न जाऊं मैथ्स के पेपर में, ट्यूशन लगवाया। अच्छा, हमारे टाइम में ना ट्यूशन्स महंगे भी लगते थे। मेरे पिताजी इकलौते अर्निंग हैंड थे, 250 रुपये ट्यूशन की क्लास होती थी, और मुझे ऐसा लगता था क्यों 250 रुपये वेस्ट करने। तो मैंने ट्यूशन भी सिर्फ 2 महीने लगवाया, और ये सोचा कि बस पास होने लायक मार्क्स आ जाएं, जो मेरी शायद सबसे बड़ी गलती थी। मुझे साल भर पढ़ना चाहिए था, और 250 रुपये देखूँ तो क्या मैटर करते थे भाई। मेरे पिताजी वर्किंग हैंड थे, ऐसा नहीं था कि घर में पैसे नहीं थे, बस वैसे ही 2 महीने लगवाया। 100 में से मेरे 45 नंबर आए, सोचो 2 महीने ट्यूशन पढ़ के। लेकिन इसकी टक्कर में मेरे साइंस में 100 में से 95 नंबर थे। 1998 में ऑल इंडिया सेकेंड टॉपर थी मैं साइंस में। और ये भी पता है, फर्स्ट आ जाती मैं फर्स्ट क्यों नहीं आई साइंस में। मेरी बछेंद्री पाल का नाम सुना है, जो 1984 में एवरेस्ट पे फतह करने वाली पहली इंडियन लेडी। उनकी सगी भाभी हमारे स्कूल में टीचर थी, पाल मैम। उनके भतीजे थे दोनों, अजय पाल, विजय पाल, वो मेरी बड़ी सिस्टर के क्लासमेट्स थे। आप ये देखो, उन मैम ने 25 नंबर का प्रैक्टिकल होता था, उसमें से 23 दिए। जैसे आज तक मुझे बात चुभती है कि अपने स्कूल का बच्चा था, अगर मैम और कोई प्रैक्टिकल नहीं करवाते वैसे ही रख देते थे नंबर, जितने जिसके मन आता। अगर वो 2 नंबर यहाँ मेरे पूरे कर देती तो मैं इंडिया में टॉपर बन जाती, और फिर मेरा नाम आता अखबार में, लेकिन आ नहीं पाया। फर्स्ट रैंक आया था, जो फर्स्ट टॉपर था साइंस का, 96 नंबर, तो मेरे 2 नंबर वहां कटे थे। और साइंस के पेपर में 75 नंबर का पेपर होता था हमारे टाइम में, 98 में, उसमें से ये लगा लो मेरे 2 वहां और 3 नंबर यहाँ गए थे, 72। पूरे का पेपर मुझे आज भी याद है, मैंने जैसा किया था, इतना सुंदर साफ सुथरा मेरा पेपर था, इतना अच्छा कि वो मुझे आज भी दिखता है कि हाँ नंबर तो देने ही देने थे। 3 नंबर जो कटे, फिजिक्स का एक क्वेश्चन था न्यूमेरिकल, वो मैथ्स वाला सम था, तो मुझे तो आना ही नहीं था।
तो उसमें मैंने सोच लिया था ये तो मेरे नंबर गए। वो मुझे आज तक भी नहीं पता वो पावर वॉट कुछ निकालने टाइप का था। वो मेरे 3 नंबर गए थे और 2 नंबर वहाँ 95 थे। पर आप ये देखो अंतर कितना ज़्यादा। इससे ये पता चलता है कि एजुकेशन सिस्टम कैसे एक अच्छे बच्चे को भी पीछे खींच सकता है। मैं ओवरऑल पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, लेकिन मैथ्स में मेरा बुरा हाल था। फिर जब हम इकट्ठे थे मैं और परिमल सर, तो परिमल सर के 50 में से 48 नंबर आए और मेरे नंबर आए 12। तो अब तुम देखो 12 वाले को कैसा महसूस होगा कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। और मुझे दिखा कि भैया मुझे नहीं आता कुछ भी। 50 में से 12। और ये तो तुम सोचो थोड़ा बहुत मैं पढ़ के गई होंगी कि पेपर है, अगर मैं नहीं पढ़ती तो क्या होता। और फाइनली पढ़ के मैं इस काबिल बन गई कुछ महीनों में कि DSSB का जब मैथ्स सेक्शंस होते हैं ना टीचिंग वाले में, 20 में से मेरे 12-13 नंबर बनने लग गए थे। लास्ट मोमेंट आते आते मेरा मैथ्स ऐसा हो गया कि मैं एवरेज बच्चे के हेर फेर में आ गई थी। और फिर बहुत बड़ा योगदान निभाया इसने। 2004 वाले में जब पेपर दिया था ना, तो मैंने मैथ्स में अपने 0 लगाए थे कि मेरे तो 0 आएंगे। 25 नंबर 20 में से मेरे 0 मान के मैं चली थी। तो तुम देखो वहाँ 0 से 12-13 तक का सफ़र बहुत बढ़िया है, अगर कोई वहाँ से उठ के यहाँ तक आया। फिर धीरे धीरे मुझे लगने लगा था कि मैथ्स समझने की चीज़ है, रटने की नहीं। और जब मैंने देखा तो सच में मैथ्स मेहनत कम मांगता था। सोशल बहुत मेहनत मांगता है। सोशल को दिमाग में बैठाना पड़ता है, बार बार पढ़ना पड़ता है, भूल जाते हैं, रिवाइज करना पड़ता है। मैथ्स क्या है? प्रैक्टिस है। अगर आपका हाथ को एक बार प्रैक्टिस हो गई लिखने की, बिना देखे भी आप बात कुछ और कर रहे हैं और मैथ्स का सवाल निकाल सकते हैं। फिर ये बात समझ में आई कि ये ना 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं पढ़नी चाहिए। इनका अगर आप NCERT उठा के देखो ना, तो आप देखो मैथ्स का मेंसुरेशन और ये सब चीज़ें 8वीं 9वीं में बहुत बढ़िया तरीके से समझाई जाती है। जो बच्चा 6 से 10 तक का मैथ्स साइंस सोशल कर लेगा, साइंस सोशल तो मैंने भी किए थे 12वीं के बाद, लेकिन मैथ्स कभी समझ नहीं आया। तो ये बताने का औचित्य ये है कि एजुकेशन सिस्टम कैसे एक अच्छे बच्चे को भी पीछे खींच लेता है। ये तो शुक्र है कि मेरे बाकी सब्जेक्ट्स अच्छे थे। अगर सोचो बाकी भी एवरेज होते तो मैं कहीं स्टैंड ही ना कर पाती। कोई भी पढ़ लिख के कामयाब हो सकता है, अगर मैं हो सकती। मैं एवरेज थी बिल्कुल, लेकिन डेडिकेशन होना चाहिए। जब 12वीं में थी ना, सुबह 7:15 बजे, जैसे मेरे घर से 1-2 प्लॉट छोड़ के हमारा बहुत पुराना मकान था दादा के टाइम का, वो खाली था, खुला सा मकान था। वहाँ जाके मैं एक चेयर ले जाती, एक छोटा सा अलार्म था, बहुत छोटा सा, वो ले जाती अपनी कॉपी किताब, बस एक चेयर। और सुबह 7:15 7:30 निकली, फिर वहाँ एक चेयर पे बैठ के पढ़ना। और 7:15 बजे से मेरी वापसी लगभग 2 बजे होती थी। तब तक मैं बीच में कोई ब्रेक नहीं लेती थी। 12वीं क्लास की बात बता रही हूँ। लगातार पढ़ते जाना। और पूरे साल मैंने ऐसे मेहनत की। मैं स्कूल बहुत कम गई 12वीं में, ज़्यादातर मंडे वेडनेसडे 2 दिन जाती, बीच में छुट्टी, और इस तरह से पढ़ी। और इतनी ज़्यादा मेहनत की कि मेरे उस टाइम पर, आज आपको नॉर्मल लगेगा, 82% मार्क्स आए थे सन 2000 में। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। ये आज तो 100% आ जाते हैं, तब 82% नहीं आते थे। और TU के सबसे बेस्ट कॉलेजेस में फर्स्ट लिस्ट में मेरा सिलेक्शन हो गया था। लेकिन फिर मुझे दिखता था कि भैया मेरे पिताजी का कामकाज है, 1 नौकरी और 4-4 बेटियां। हमारे टाइम में ना ये दहेज और ये सब चीज़ें बहुत डोमिनेशन में थी। अब तो फिर भी थोड़ी कम है, तब ज़्यादा थी। तब ये दिखता था कि इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। सिर्फ एक रास्ता है अपनी लाइफ अच्छी बनाने का, कि इंडिपेंडेंट हो जाओ। और मैं आपको बता दूं, आज भी समाज ऐसा ही है। आपकी वैल्यू अगर आप कमाते हैं तो है। आप कितने इंटेलिजेंट हैं, डिग्री होल्डर हैं, कोई नहीं पूछने वाला आपको, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। कमाना पहली शर्त है। यहाँ मुझे वो समझ में आ गया था। और मैंने 12वीं करते ही सबसे पहला ऑप्शन देखा कैसे इंडिपेंडेंट बना जाए। मेरी बड़ी सिस्टर ने भी। उस टाइम सबसे आसान रास्ता था 12th के बाद डाइट में किसी तरह एडमिशन हो जाए। कॉम्पिटिटिव पेपर होता था, पेपर की तैयारी की 12वीं के बाद। अच्छा, कोचिंग के लिए ना पैसों का जुगाड़ नहीं होता था। जैसे तब उस टाइम पे सैलरी भी तो बहुत कम थी ना। 6 पे कमीशन के बाद सैलरी बढ़ी है। शायद मेरे फादर की सैलरी उस टाइम 3-4 हज़ार के आसपास हार्डली रही होगी, 2,500-3 हज़ार के आसपास। अब उसमें से कोचिंग की फ़ी पे करना तो पॉसिबल नहीं था। तो कोचिंग नहीं लेनी, अपने आप तैयारी करनी पड़ेगी। अपने आप तैयारी तो NCERT पढ़ दी थी सारी की सारी। प्रतियोगिता दर्पण बहुत पहले से हमारे घर, मेरे पापा ने बहुत पहले लगवा दी थी। इनके बलबूते तैयारी की। और तैयारी करके उस टाइम 350 बच्चे डाइट्स में लिए जाते। तब सिर्फ 7 डाइट थी सरकारी, प्राइवेट डाइट नहीं थी। 2000 के स्टार्टिंग की बात है, 2001 के आसपास की। फिर उस टाइम 333वां नंबर आया था मेरा। 350 के आसपास जनरल कास्ट में थे।
अनरिजर्व्ड में 333वां नंबर था। और जब मैं डाइट में गई ना तो लगभग लोग मुझसे बड़े थे एज में, तब मेरी उम्र थी लगभग 18 साल। सब वहाँ थे, कोई 20 का, कोई 22 का, कोई 24 का, जो कॉम्पिटिटिव पेपर में कहीं ना कहीं रह गए। वो लोग सोच रहे थे कि चलो अब कुछ नहीं मिला तो डाइट में चले जाएं, 2 साल बाद टीचर लग जाएंगे। बिहार के बहुत बच्चे थे जो शायद यूपीएससी का सपना लेके दिल्ली आते थे, फिर कहीं कुछ नहीं मिलता था तो फाइनली डाइट में आ जाते थे। मेरी सबसे खास दोस्तों में एक बहुत अच्छी दोस्त बनी जो मुझसे काफ़ी बड़ी भी थी। एक तो अंजू मिश्रा नाम था, फिर वो पीजीटी इंग्लिश सेलेक्ट हो गई थी। संगत का असर देखो, उन्होंने हमें बताया कि यंग एज में लगोगे तो फायदे में रहोगे। एक चित्रा मेरी फ्रेंड थी, जब मेरा 333वां रैंक था ना, क्योंकि उस टाइम मुझे समझ नहीं थी, उसका 20वां रैंक था, तब वो टॉपर्स में थी, फिर वो डाइट में भी टॉपर थी। अच्छी संगत का ये फायदा मिला कि डाइट करते करते ये हो गया कि नौकरी पहले अटेम्प्ट में ही मिल जाए। और फिर मेहनत करके और तैयारी करके पहली बार जब पेपर दिया तो उसमें 700-800 वैकेंसी थी, ज़्यादा नहीं थी, 2004 की घटना है ये। उसमें रिजल्ट नहीं आया, सीधे डीवी के लिए नाम आने लग गए। तो उसमें बहुत लोग कहते थे कि भाई घपलेबाजी हुई है, ये है वो है, मुझे नहीं पता क्या हुआ। तो जब मैंने, जैसे मेरा नंबर नहीं आया, भाई दुनिया के डीवी क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेरा नहीं आया। मेरी बड़ी सिस्टर के हस्बैंड क्लास 1 गस्टेड ऑफिसर थे, तो शाम को उनका फ़ोन आया, वो तब मेरे ख्याल नॉर्थ ईस्ट में कहीं पोस्टेड थे। उन्होंने कहा क्या रहा रिजल्ट तेरा? तो मैंने कहा बहुत घपलेबाजी चली और ये वो जैसे बहाने मारते हैं। तो उन्होंने कहा मुझे ये बता तेरा रिजल्ट क्या रहा? तो मैंने कहा मेरा नहीं हुआ। तो मुझे अभी भी ध्यान है कि मैं कहाँ खड़ी थी, कैसे मेरा क्या पोजीशन थी, कि क्या मैं कर रही थी। तो उन्होंने मुझे सीधे पता क्या कहा, उन्होंने कहा सब बहाने हैं, फाइनली तू फेल है, तेरा नहीं हुआ। ये बात मुझे इतनी चुभी कि हाँ ये सच में बहाने हैं। मैं तुम्हें हर बार क्या कहती हूँ, रिजल्ट आने पे जो भी ये कहता है ना कि पेपर टफ था, पेपर लीक, ये बहाना है। मैंने भी सुना ये कि ये बहाना है, तेरा नहीं हुआ, और सच में मेरा नहीं हुआ था। बड़ा दुख आया, मैं बहुत रोई, बहुत ज़्यादा। फाइनली मुझे लगा कि अब सिर्फ एक तरीका है कि मुझे इतना पढ़ना है कि मुझे दोबारा ये बात नहीं सुननी कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। और मैंने जी जान लगा दी, जितनी किताबें हो सकती थी पुरानी सारी उठा के डाइट की सब पढ़ डाली, बहुत ज़्यादा मेहनत की। 2005 वाले में सिलेक्शन हो गया। और जब सिलेक्शन से पहले, रिजल्ट आने से पहले जब हम पढ़ ही रहे थे ना, तो 2004 वाले की डीवी के लिए मेरा भी लेटर आ गया एक दिन कि आपका भी हो गया। तो फिर उस टाइम में परिमल सर और मेरी जान पहचान हो गई थी। और फिर मैंने परिमल को बताया कि भाई इस तरह से मेरा डीवी का कॉल लेटर आया। फिर हम कागज चेक कराने गए, कड़कड़डूमा में इनका हुआ करता था, हाँ वहाँ हम लोग गए। फिर उसके बाद उसका रिजल्ट हमने नहीं देखा, क्योंकि तब तक 2005 वाली ज्वाइनिंग आ गई। 2005 में ज्वाइनिंग हो गई, मैंने ज्वाइन कर लिया। परिमल सर को करनी नहीं थी नौकरी, इनका मुझसे पहली लिस्ट में हो गया था। फिर मैंने तो ज्वाइन कर लिया, परिमल सर ने वो काम नहीं करना था। इसके बाद से फिर बस आज तक की लाइफ जैसी चल रही है, वो लगभग 5 से 21 तक का सफर। देखो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये कोई कहानी ऐसी, हमारी कहानी में ना तुम लोग विश्वास नहीं करोगे, ऐसी कोई वैसी कहानी नहीं है फ्रेंड कि भाई बड़ा ऐसी कोई कहानी हो, बहुत नॉर्मल सी कहानी है। और जब मैंने परिमल सर को फर्स्ट टाइम देखा था ना, तो मुझे सच में पहला जो मेरा इम्प्रेशन था वो ये था कि ये बुजुर्ग टाइप के लोग हैं। और जब मैं पहले दिन क्लास में गई ना, तो परिमल सर का तो पूरा एक ग्रुप बन गया था। मैं एक्चुअली लेट थी, जैसे क्लास में कुछ लोग लेट एडमिशन नहीं लेते, हाँ मैं बहुत लेट थी। तब तक ये सब पढ़ चुके थे और सब लोगों के ग्रुप्स बन चुके थे। और मैं गई थी उसी डर से कि भाई मुझे नहीं आता मैथ्स और मेरी नौकरी लगेगी नहीं अगर मुझे मैथ्स नहीं आया। बाकी सब में मेरा बहुत बढ़िया परफेक्ट हद तक मुझे चीज़ें तैयार थी मेरी। मैथ्स के डर से मैं गई, और जब मैं पहले दिन गई ना तो मैंने देखा कुल चैप्टर 19 हैं, जिनमें से 11वां चल रहा है। तो सोचो मेरे 10 चैप्टर तो पहले ही निकल गए, 18 थे, 18-19 चैप्टर, जिनमें से 11वां चल रहा था। तो किसी का मैथ्स ही कमज़ोर हो, उसके 10 चैप्टर मैथ्स के निकल जाएं, तो मुझे लगा बस अब तो मेरा मुश्किल ही है, क्योंकि 10 चैप्टर तो निकल गए। फिर धीरे धीरे करके पता चल, जैसे क्लास का हिसाब किताब देखा तो मेरे दिमाग में पहला इंप्रेशन इनके प्रति ये था कि ये सारे बुजुर्ग हैं और इनका सिलेक्शन अगर अब तक नहीं हुआ तो आगे भी नहीं होगा। और हमारी क्लास में एक इंटेलिजेंट सी लड़की जो मुझे लगी थी नहीं वो, उसका नाम था ज्योति। तो जब परिमल सर एक दिन वैसे ही, जैसे क्लास में जो पहले आए, मैं हमेशा फर्स्ट कमर्स में थी, मुझसे
पहले क्लास में कोई पहुंचता नहीं था, क्योंकि मुझे आना पड़ता था गाँव से, तो 5:40 की सुबह में बस पकड़ती, क्लास होती 7:30 की, मैं वहाँ 6:30 पहुंच जाती। फिर 1 घंटा बैठ के मैं पिछले दिन का सारा रिवाइज करती। मैं बस में भी पढ़ती चलती थी। डीटीसी की बस में ना कहीं कहीं लाइट होती है, मैं रोडवेज में मैंने ट्रेवल नहीं किया रात में या दिन में इस तरह से। डीटीसी में ना कहीं कहीं, तो जहाँ लाइट होती मैं उसके नीचे की सीट पे बैठती। 5:40 में अंधेरा होता था, सर्दियों के दिन थे, जनवरी फरवरी के, तो उसके नीचे बैठ के मैं 1 घंटा पढ़ती। फिर जहाँ उतरती वहाँ से थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस था 20-1 मिनट का, वो सुबह का वॉक हो गया। और मुझे आज भी ध्यान है, जब मैं वहाँ से जाती थी तो सुबह सूरज निकलता होता था, और मैं भगवान से बस ये दुआ करती थी कि हे परमात्मा, बस मुझे यहाँ जीवन की सबसे बेहतर चीज़ यहाँ से मैं लेके जाऊँ। और उस टाइम में मेरे लिए सबसे बेहतर चीज नौकरी थी, जो भगवान ने मुझे वहां दे दी। और हाँ, परिमल सर उससे भी बेहतर, क्योंकि मेरी जिंदगी का जो आज मेरा स्टैंड है वो उन्हीं के कारण है। तो ये कहते हैं कि भगवान जो है ना सुनता है। मैं तुम्हें कई बार कहती हूँ, ऐसे मत कहा करो कि हमारी किस्मत खराब है, हमेशा बोलो मैं बहुत लकी हूँ, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया। कई बार बच्चे मेरे पास मैसेज करते हैं कि मैम इसमें हमारा नहीं हुआ तो हम बहुत दुखी हैं, हम बहुत अनलकी है। कभी नहीं बोलना चाहिए। जिस तरह की आप सोच रखेंगे ना, ब्रह्मांड की ताकतें वैसी ही आपके पास आएंगी।